डियर स्टूडेंट, अगर इस बार आप बीए के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। बेसिकली मैंने जो है कुछ प्रश्न यहाँ पे दे दिए हैं और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला, राइट एन एसे ऑन जॉन डन एज अ लव पोएट, या जॉन डन इज सुपर्ब इन हिज लव पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस जॉन डन एज अ लिरिक पोएट, या जो है इसी का जो है डन alone of the English lyricist and has been successful in capturing the directness, the familiar tone, the rhythm of the speech, substantial with the appropriate quotations। ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। आप परेशान मत होइएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। एक्सेप्ट फॉर द यूज ऑफ द फैट फेच्ड इमेजरी इन डंस पोएट्री, एक ये क्वेश्चन है। अकाउंट फॉर द यूज ऑफ द ऑब्सक्योरिटी इन द डंस पोएट्री, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। डिस्क्राइब द यूज ऑफ अफेक्शन एंड हाइपरबोल्स इन डंस पोएट्री, ये जो डिस्क्राइब करना है अफेक्शंस और हाइपरबोल्स का जो डन ने अपनी पोएट्री में प्रयोग किया है। तो ये वीडियो विशेष प्रकार से किनके लिए है ये आप जानिए। देखिए सबसे पहले कि ये वीडियो जो है इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है और कोर्स का टाइटल है, अर्थात आपके इस पेपर का नाम है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। और इस रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री में हम यूनिट 4 को अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 क्या है, इसमें जो है देखिए यूनिट 4 में हमें 3 पोएट को पढ़ना है। विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है, जॉन डन को पढ़ना, अलेक्जेंडर पोप को पढ़ना है। हम विलियम शेक्सपियर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। विलियम शेक्सपियर की लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड अर्थात सोनेट नंबर 116 का हमने अध्ययन कर लिया है, हम उसके बारे में समझ चुके हैं। आज जिसके बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं वैलिडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग, और कमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप एसे ऑन मैन, उसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ जिस प्रकार के क्वेश्चन आज आपने देखे हैं। सबसे पहले हम जो है वैलिडिक्शन फॉर रीडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन देखते हैं। जॉन डन का इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। जॉन डन कौन थे, क्या थे, कब पैदा हुए थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जॉन डन वॉज बोर्न इन 1572, 1772 में पैदा हुए थे इन लंदन इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए थे। विच सब्जेक्टेड हिम टू द रिलीजियस इनसिक्योरिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये चूंकि रोमन कैथोलिक में ये पैदा हुए थे तो उस वक्त इनसिक्योरिटी थी चाइल्डहुड में। इन लोगों के बीच में रोमन कैथोलिक में और न्यू टेस्टामेंट और इस सब का मैटर लेकर के इन लोगों में लड़ाई चल रही थी, इसलिए इसको कहा जा रहा था कि इनसिक्योरिटी थी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। हिज अर्ली लाइफ वॉज मार्क्ड बाय द इमोशनल इंटेंसिटी, उनकी जो अर्ली लाइफ थी वो उसे जो इंटेंसिटी के नाम से, उग्रता या तीव्र भावनाओं के नाम से जाना जाता है, से पहचाना जाता है, क्योंकि उस समय जो है इंटेंसिटी, उग्रता थी, तीव्रता थी, या जो है बहुत ज़्यादा जो है जोशीले लोग, जोश में वो कहानी चल रही थी, वो जीवन चल रहा था, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, और उस समय एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी डेवलप कर हुई थी, तो ये सारी चीज़ें इसमें चल रही थी। तो अगर हम देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें उनके जीवन में आई थी, उनके बचपन में। दीज एक्सपीरियंसेस लेटर शेप्ड हिज पोएट्री, और यही चीज़ें जो है आगे चल करके ये जो उसको उनके जीवन में उन्होंने देखा था, उनकी पोएट्री को एक आकार देता है, एक सिस्टम देता है। और जो है which constantly oscillates between the physical passion and the spiritual anxiety। और वही जो एक्सीलेटर आप जानते हैं ना, जो जिसको चला करके आप बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं, खींच करके ऐसे घुमा करके, और अगर आप कार चलाते हैं तो पैर में दबाते हैं एक्सीलेटर, वही एक्सीलेटर है, एक्सीलेट्स करती है, स्पीड को बढ़ा देती है। बिटवीन फिजिकल पैशन एंड स्पिरिचुअल एंजाइटी, वो फिजिकल ब्यूटी फिजिकल पैशन और जो है स्पिरिचुअल एंजाइटी को वो जो है डेवलप कर देती है, आगे बढ़ा देती है। तो आगे बताते हैं। देखिए एक्सीलेटर तो मैंने आपको बता दिया वहां पे, लेकिन इसका ये होता है कि जो है कोई आपका मनोभाव हो, कोई विचार हो, तो उस विचार को हिलाना या आगे बढ़ाना, आगे लेके जाना, ये इसका अर्थ होता है एक्सीलेटर का। चलिए आगे देखते हैं। डन बिलोंग्स टू द मेटाफिजिकल एज,
जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल ए से रिलेटेड थे, और मेटाफिजिकल पोइट्री पर मेरा एक वीडियो है, आप उसको देखिएगा। कैरेक्टर्स बाय इंटेलेक्चुअल्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड फिलोसफिकल डेप्थ, उसमें जो कैरेक्टराइज बाय द इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी थी एंड फिलोसफिकल डेप्थ थी उनकी पोइट्री में। हिज पोइट्री इज नोटेड फॉर द मेटाफिजिकल कंसीट, उनकी जो पोइट्री जो थी फिजिकल कंसीट से ये रिलेटेड थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो है स्टार्टलिंग इमेजरी, उसमें एक जो चौंकाने वाली इमेजरी आपको मिलती है, पैराडॉक्स मिलता है एंड आर्गुमेंटेटिव टोन्स मिलते हैं, कई चीज़ें मिलती हैं। पैराडॉक्स और जो है जैसे अंतर्विरोध जिसको कहते हैं, और क्या मिलता है इसमें, एंड आर्गुमेंटेटिव। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है, आर्गुमेंटेटिव टोन्स इसमें मिलते हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें जिसमें ये अपनी बात को बहस के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसी को आर्गुमेंटेटिव टोन कहा जाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, ही ट्रीट्स लव नॉट मेरली एज अ इमोशन बट एज ए यूनियन ऑफ बॉडी एंड सोल। देखिए यहाँ पे अभी हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था शेक्सपियर का जो ट्रू लव था, या सोनेट नंबर 116 था, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। तो ये जो है वो ये कहता है कि वो लव को ट्रीट्स करते हैं, लव नॉट मेरली एज इमोशन बट एज अ यूनियन ऑफ बॉडी एंड सोल। ये आत्मा से और शरीर से जुड़ी हुई एक बात होती है, ये इसको कहते हैं मेरली एज इमोशन बट एज अ यूनियन। ये जो है इसे इमोशन से नहीं जोड़ते हैं, इसे आत्मा से जोड़ रहे हैं कि प्यार जो होता है वो आत्मा से जुड़ा होता है। हिज रिलीजियस पोएम रिफ्लेक्ट्स गिल्ट, उनकी जो धार्मिक पोएम है वो गिल्ट को प्रस्तुत करती हैं, रिपेंटेंस को प्रस्तुत करते हैं, पछतावे को प्रस्तुत करते हैं, एंड स्पिरिचुअल स्ट्रगल, और जो आध्यात्मिक संघर्ष है उस पर भी वो वर्णन करते हैं अपनी पोएम में। डन्स इंपॉर्टेंस लाइज, उनकी डन की जो मतलब जॉन डन की जो इंपॉर्टेंस है वो कहाँ मिलती है, किस चीजों में मिलती है। देखिए ट्रांसफॉर्मिंग इंग्लिश पोएट्री, ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं उन्होंने इंग्लिश पोएट्री को, के फॉर्म को कर दिया किसमें, स्मूथ, और किसमें कर दिया है, स्मूथ कर दिया है, रोमांटिक एक्सप्रेशन कर दिया है, टू इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन से। जो इसमें जो एक्सप्लोरेशन था, जो जांच पड़ताल थी या खोज थी, उसमें इसको चेंज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें फेमस वर्क है द कैनोनाइजेशन, ये एक उनके जो फेमस वर्क हैं वो है द कैनोनाइजेशन है, द सनराइजिंग है, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, होली सोनेट्स हैं। ये उनके कुछ कार्य हैं जो यहाँ पर, जो उनकी कृतियाँ हैं, कार्य नहीं बल्कि कृतियाँ हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है जो फेमस हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम की बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पोएम जो अब हमको अध्ययन करना है, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। जॉन डन्स अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग प्रेजेंट्स अ काम इंटेलेक्चुअल व्यू ऑफ लव। ये जो वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो है, देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि वैलिडिक्शन होता क्या है। वैलिडिक्शन जो होता है वो उसको कहते हैं एक विदाई के समय जो बात बोली जाती है उसी को वैलिडिक्शन कहा जाता है। विदाई के समय वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग विदाई के समय अपनी बात कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत अलग तरीके की बातें प्रचलित हैं, लोग रोते हैं और विलाप करते हैं, तो उसी विलाप के बीच अपनी बातें कहते हैं, है ना। और जो है फॉरबिडिंग के माने होता है, इसे फॉरबिडिंग के माने यहाँ पे ये मत कि ये फॉरबिड से नहीं बना है, ये फॉरबिडिंग है। फॉरबिड के माने होता है अप्रिय या बुरा, है ना। तो मॉर्निंग के माने होता है जो है वही रोना धोना जो है इसको कहते हैं। तो ये एक रोना धोना एक अप्रिय चीज है। फॉरबिडिंग के माने बुरा मत लिखिए, बल्कि आप अगर लिखना चाहते हैं तो अप्रिय लिखिए कि ये जो एक विदाई के समय रोना धोना है या जो आप विलाप करते हैं, मोर्निंग के माने विलाप करना, वो अप्रिय होता है। उसी के बारे में ये वर्णन किया जाता है इस पोएम में। तो वही चीज इसमें मिलेगी। मैंने एक एक शब्द का अर्थ भी आपको बता दिया है। तो ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल व्यू ऑफ लव एट द मोमेंट ऑफ सेपरेशन, कहता है वो प्रेजेंट करते हैं अ काम,
एक डिजायर इंटेलेक्चुअल व्यू, एक जो है बहुत इंटेलेक्चुअल व्यू प्रस्तुत करते हैं ऑफ लव, प्रेम का। एट द मोमेंट ऑफ सेपरेशन, जब कोई सेपरेट होता है, जब कोई अलग होता है, तो जो उस पे विलाप होता है उसका एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जो है व्यू प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उसका जो है खाका प्रस्तुत कर रहे हैं। एड्रेसिंग हिज वाइफ, और किसको वो कर रहे हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं अपनी वाइफ को। डन अर्गूज दैट, डन बात करते हैं, अर्गू करते हैं, दैट ट्रू स्पिरिचुअल लव डज नॉट रिक्वायर टीयर्स और ड्रामेटिक सॉरो। बहुत आराम से वो कह रहे हैं कि डन जो है अर्गूज करता है दैट ट्रू स्पिरिचुअल लव डज नॉट रिक्वायर्स टीयर्स और ड्रामेटिक सॉरो। लव जो होता है ना, वो क्या होता है, स्पिरिचुअल लव जो होता है, आध्यात्मिक लव जो होता है, वो डज नॉट रिक्वायर, उसे आंसुओं की आवश्यकता नहीं है, या ड्रामेटिक सॉरो जो दिखाते हैं वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से उर्दू और हिंदी के पोएट ने भी इस पर बातें कही हैं और बहुत सी चीज कही हैं जिस पे यहाँ पे मैं वर्णन नहीं करना चाहता क्योंकि बात आगे बढ़ जाएगी। तो ये कहते हैं ये ड्रामेटिक सॉरो दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ये जो प्रेम जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, या ये कांस्टेंट माने लगातार चलता रहता है। प्रेम जो है वो लगातार चलने वाली एक चीज है, ये कहीं रुकने वाली चीज नहीं है। कांस्टेंट के माने यहाँ पे लगातार चलने के है। मैं स्थिर बोल दिया था, दूसरा शब्द मेरे माइंड में आ गया था, क्योंकि कभी कभी माइंड का और टंग का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो कांस्टेंट के माने लगातार यहाँ पे है। आगे क्या कहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, सिक्योर भी रहता है, ये सुरक्षित भी रहता है। और क्या कहता है, एंड यूनाइटेड, और ये बढ़ा हुआ रहता है। इवन वेन लवर्स आर फिजिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, प्रेमी जब होते हैं, जिनका सच्चा प्रेम होता है, वो जब वो अपार्ट होते हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से, तब भी ये यूनाइट रहता है, तब भी ये जुड़ा रहता है, उनका प्रेम एक दूसरे से बना रहता है। ठीक ना। अब ये बात बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे कि किस तरीके की चीजें आती हैं, क्या हैं, बहुत सी बात आएंगी कि तब फिर क्या होता है, ये लड़ाई झगड़ा मार पीट जो होती है, ये क्या प्यार नहीं होता है, ये प्रेम नहीं होता है, ये एक समझौता होता है। सीधी सी बात जानिए, आज प्रेम कम समझौता ज्यादा होता है। अगर प्रेम होता है तो प्रेम, मैं जानता हूं, मैंने कुछ लोगों के बीच प्रेम देखा है और वो कभी शिकायत नहीं करते हैं, वो उन्हीं के साथ जीवन जीते रहते हैं, जीवन जीते रहते हैं और परेशानियों में कभी उनसे शिकायत नहीं करते हैं। और बहुत से लोगों का जीवन आप देखेंगे कि वो जीवन भर वो शिकायत ही करते रहते हैं, है ना, तो उनकी शिकायत ही रह जाती है। तो ये चीज इसमें आती है। तो ये बता रहे हैं इसमें जॉन डन कि ये प्रेम जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इवन परिस्थितियों वश, किसी हालात के वश आप अपार्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। आप रोना धोना बंद कर दीजिए। रोना धोना और ये फालतू का दुख दिखाना, ये तो एक ड्रामा है, ये एक शोबाजी है, ऐसा मत कीजिए। अगर आगे आते हैं, हम थीम ऑफ द पोएम की बात करते हैं, तो सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअल लव। ये जो बताता है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअल लव जो है आध्यात्मिक प्रेम की शक्ति को बताता है। दैट ट्रांसेंड्स, जो ट्रांसेंड्स होती है फिजिकल सेपरेशन, जो ट्रांसेंड्स होती है अर्थात जो है घेर लेती है, अतिक्रमण कर लेती है। क्या चीज है, फिजिकल सेपरेशन, जो शारीरिक सेपरेशन होता है, अर्थात जो जब दो शरीर अलग होते हैं तो वो उन पर अतिक्रमण कर लेता है। अगर सच्चा प्यार होता है तो उनके दिल से कभी प्यार निकलता नहीं है, यही चीज है। और ये जीवन का एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आपके सामने ऐसा कभी आता है, किसी से पूछिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। डन कंट्रास्ट ऑर्डिनरी लवर्स, और डन जो है तुलना करते हैं ऑर्डिनरी लवर्स, जो साधारण प्रेमी हैं, उनसे की तुलना करते हैं। हु डिपेंड ऑन फिजिकल प्रेजेंस, जो डिपेंड होते हैं केवल फिजिकल प्रेजेंस। जैसे कहा जाता है आंख से ओझल
मन से ओझल। तो ये इस बात को डिनाई करता है जो है जॉन डन। तो ये कहता है कि कंट्रास्ट करते हैं ऑर्डिनरी लवर्स हु डिपेंड ऑन द फिजिकल प्रेजेंस, जो फिजिकल प्रेजेंस की बात करते हैं, निर्भर होता है, विद रिफाइंड लवर्स whose souls are deeply united। और जो रिफाइंड लवर्स होते हैं, जो शुद्ध प्रेमी होते हैं, शुद्ध किए हुए प्रेमी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी सोल जो होती है ना बहुत गहराई से यूनाइटेड होती है, जुड़ी होती है। जो साधारण प्रेमी होते हैं उनका जो डिपेंड है उनका फिजिकल प्रेजेंस पर है कि आप सामने हैं तो प्रेम है, सामने नहीं है तो प्रेम नहीं है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और आगे वो क्या कहता है, ही आर्ग्यूज दैट एक्सेसिव मोर्निंग वुड वीकेंड देयर लव। अगर हम बहुत ज्यादा मौन करते हैं, विलाप करते हैं, तो वो प्रेम को कम कर देती है, रादर देन ऑनर इट। अगर प्रेम है आपका तो, और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप सेपरेट हो रहे हैं, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा विलाप जो है उसके अंदर जो है ना उनके प्रेम को कमजोर कर देता है, बल्कि जो है, और अगर आप चुपचाप उनसे अलग हो जाते हैं तो वो जो है उनको एक सम्मान देता है। आगे देखिए, ट्रू लव अकॉर्डिंग टू डन, जो सच्चा प्रेम डन के अनुसार है, इज काम, रैशनल एंड कॉन्स्टेंट लाइक गोल्ड दैट एक्सपैंड विदाउट ब्रेकिंग। वो कहता है कि ट्रू लव जो होता है ना अकॉर्डिंग टू डन, डन के अनुसार जो है, जो सच्चा प्रेम होता है वो क्या करता है कि ट्रू लव जो होता है डन के अनुसार वो क्या करता है, रैशनल होता है, विवेकशील होता है, समझदार होता है, एंड कांस्टेंट और स्थिर होता है, अपरिवर्तनीय होता है। और फिर उसके बाद लाइक गोल्ड, जैसे एक सोना होता है, लाइक गोल्ड, सोने की तरीके से होता है, और दैट एक्सपैंड, जो फैल जाता है, विदाउट ब्रेकिंग। सोने को आप अब तो समय ही नहीं रहता देखने का, लेकिन जब वो छोटे छोटे हम लोग थे, बच्चे थे, तो वो मशीन में चलाते थे, सोने को फैलाते थे, तो वो इतना छोटा सा सोना लेते थे और उसको मशीन में डाल करके ऐसे ऐसे करते थे, और वो होते होते पतला पतला इतना बड़ा हो गया। तो वो यही कह रहा है, अगर आप कभी सोना बनाने वाले लोगों के सामने, अब तो सारे जो मशीन में बनते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जब हाथ से जो है जो ये आभूषण बनाए जाते थे, तो ये हमारे यहाँ भी बनाए जाते थे। हम लोग कभी बचपन में उसको खड़े होकर देखते भी थे, जब टाइम हुआ करता था तो उसको देखते थे कि छोटा सा वो सोना लेते थे और उसको उसमें जब डालते थे ऐसे उंगली से पकड़ के ऐसे चिपकाते थे, और फिर उसके बाद उसकी मशीन को घुमाते थे, वो हाथ से घुमाई जाती थी, मैनुअल होती थी, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उस पे ऊपर एक वो लगा रहता था, गियर लगा रहता था, उस गियर को कम करते जाते थे, और फिर वो और पतला और पतला और पतला होता जाता था। तो कहता कि वो फैलता है, एक्सपैंड करता है विदाउट ब्रेकिंग, मगर टूटता नहीं है वो। तो जो सच्चा प्रेम होता है वो सोने की तरीके से होता है कि आप उसको कितना भी पतला कर दीजिए, कितना भी उसको फैला दीजिए, मगर वो टूटेगा नहीं। वो यही बात करता है। आगे कहता है, थ्रू मेटाफिजिकली कंसीड्स he present love as an unchanging bond that remains whole despite distance, proving that separation cannot destroy a genuine spiritual relationship। आगे क्या कहता है, थ्रू मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, वो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट के जो है आध्यात्म, मेटाफिजिकल के माने मैंने आपको कई बार बताया, यहाँ भी जान लीजिए, आध्यात्मिक जो होता है कंसेप्ट्स का अगर विचार लेते हैं तो वो प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, क्या करता है कि लव एज एन, लव क्या, लव को उसको प्रेजेंट करता है, कैसे प्रेजेंट करता है, एज एन अनचेंजिंग बॉन्ड। वो एक अनचेंजिंग बॉन्ड है, बंधन है, शर्त है, दैट रिमेन्स होल डिस्पाइट डिस्टेंस, वो हमेशा रहता है, पूरा रहता है, डिस्पाइट डिस्टेंस, बावजूद डिस्टेंस के, प्रूविंग दैट सेपरेशन कैन नॉट डिस्ट्रॉय, अगर अलग होते हैं तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है अ जेन्युइन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। अगर आपकी एक उचित और आध्यात्मिक रिश्ता है अर्थात प्रेम है, तो कभी उसको बर्बाद नहीं कर सकता है। इट सेलिब्रेट्स, और ये क्या करता है, ये सेलिब्रेट करता है, बल्कि ये एंजॉय करता है, आनंद लेता है। क्या आनंद करता है कि
इसकी जो है ये किस तरीके से आनंद लेता है, ऐसा देखिए, इट सेलिब्रेट्स इमोशनल मैच्योरिटी। ये इमोशनल भावुकता जो है इसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, ट्रस्ट आ जाता है, विश्वास आ जाता है, एंड इनर यूनिटी आ जाती है, आत्मिक जो है, आंतरिक जो है जुड़ाव हो जाता है। ओवर आउटवर्ड डिस्प्ले, जो बाहर दिखाई देता है उसकी अपेक्षा ये अंदरूनी जो है जुड़ाव इसके अंदर पैदा हो जाता है ऑफ सिंसियर अफेक्शन, और इस पे एक सिंसियर अफेक्शन होता है, एक प्यार होता है, एक स्नेह होता है। सिंसियर माने वफादार, और सच्चा जो प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है। आगे बढ़ते हैं, हम समरी ऑफ द पोएम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समरी, किसी भी चीज की समरी आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। पूरी जो है पोएम या प्लेस की अगर आप समरी देखते हैं तो उसमें ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जो मैं बता चुका हूं वैलेडिक्शन क्या होता है, फॉरबिडिंग क्या है, मॉर्निंग क्या है। मॉर्निंग, ये तीनों का अर्थ मैं बता चुका हूं। क्या वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज अ पोएम इन विच जॉन डन एड्रेस हिज वाइफ, जिसमें जॉन डन अपनी पत्नी को एड्रेस करता है एट द टाइम ऑफ देयर सेपरेशन, जब वो अलग होते हैं, जब वो दूर होते हैं, एंड एडवाइजेज हर, और वो उसे एडवाइस करता है नॉट टू ग्रीव ओपनली। कहता है कि देखो जो है नॉट टू ग्रीव ओपनली, गुपीव माने जो है उदास होना, गहरी उदासी करना। देखिए ग्रीव के माने ये होता है जब किसी की डेथ हो जाए अपने करीबी की, तो उस पे जो उदासी होती है उसी को कहते हैं जो है, उसी गहरी उदासी को ग्रीव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर है सेपरेशन से, सेपरेशन पर जो आपको गहरी उदासी है तो उसको दिखाओ मत, है ना। एडवाइस है नॉट टू ग्रीव, उस पर उदास न करे, अपनी उदासी को दिखाए न ओपनली, सब लोगों के सामने। इवन आप सेपरेट हो रहे हो तो आपको दुख है, लेकिन उस दुख को दिखाओ मत, बल्कि सब्र करो। सब्र के बारे में कहा जा रहा है कि आप सब्र कीजिए, आप उस पर जो है उसको दहाड़े मार के रोना, ये करना वो करना, ऐसा मत करो। वो क्या कहता है, ही बिगिंस बाय कंपेयरिंग देयर पार्टिंग to the quiet death of the virtuous man who passes away peacefully without dramatic expression of sorrow। अब वो क्या कहता है, वो कंपेयर करता है their parting, अपनी जुदाई को वो कंपेयर करता है to the quiet death, जो एक शांतपूर्ण मौत से उसको जो है कंपेयर करता है ऑफ वर्चुअस मैन, जो वर्चुअस मैन होते हैं उनकी मौत जो होती है बहुत शांतिपूर्वक हो जाती है, बहुत शांतिपूर्वक उनकी डेथ होती है। तो वही ये बात कह रहा है कि जो है वर्चुअस मैन की जो डेथ होती है उसी तरीके से ये पार्टिंग होता है। हु पासेस अवे पीसफुली, वो शांतिपूर्वक वो चले जाते हैं विदाउट ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस, वो ड्रामेटिक एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, वो फालतू की शोबाजी नहीं करते हैं ऑफ सारो, दुख की। थ्रू दिस कंपैरिजन, इस कंपैरिजन के द्वारा डन सजेस्ट दैट ट्रू लव शुड बी काम एंड डिग्निफाइड, नॉट लाउड और इमोशनल। वो यहाँ पे अपनी इसके जो है पोएम के द्वारा वो बताता है, इस कंपैरिजन के द्वारा वो बताना चाहता है कि जो ट्रू लव होता है ना वो काम होता है और डिग्निफाइड होता है। डिग्निफाइड माने गरिमामय, मर्यादापूर्ण, उसमें गरिमा होती है। जो सच्चा प्यार होता है ना उसकी एक गरिमा होती है, सच्चे प्रेम की एक गरिमा होती है, उसका एक मान मर्यादा होती है, उसकी एक शालीनता होती है सच्चे प्यार की। नॉट लाउड और इमोशनल, सच्चा प्रेम अंदर से होता है, आप बाहर से आप दिखाते हैं तो सच्चा प्रेम नहीं, वो तो एक दिखावा है। तो यही वो कहता है कि गरिमामय होता है, जो सच्चा प्रेम होता है वो गरिमामय होता है, वो जो है इंटरनल होता है, वो अंदर से जुड़ा होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, डन देन कंट्रास्ट ऑर्डिनरी लवर्स विद स्पिरिचुअल रिफाइंड लवर। फिर उसके बाद डन जो है ना ऑर्डिनरी प्रेमी को और एक आध्यात्मिक प्रेमी को से कंट्रास्ट करते हैं, तुलना करते हैं। ऑर्डिनरी लवर्स डिपेंड हेवीली ऑन फिजिकल प्रेजेंट। वो कहता है कि जो ऑर्डिनरी प्रेमी होते हैं वो फिजिकल प्रेजेंस पर होते हैं, है ना। जैसे मैंने एक बार एक लोगों को एक शेर सुनाया था, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, रुखसत हुए तो यूं कि कभी आसना न थे। जब सामने थे तो मालूम होता था कि कितना प्रेम है,
लेकिन जब चले गए तो न कभी फोन, न कभी लेटर, न चिट्ठी, न कुछ नहीं। तो जब चले गए, रुखसत जब हो गए, घर से चले गए, तो रुखसत हुए यूं कि कभी आशना न थे, कभी आपसे जान पहचान थी ही नहीं। आशना के माने जान पहचान होना। तो यही चीज है, वो जो ऑर्डिनरी प्रेम होता है जिसमें गहराई नहीं होती है ना, वो ऐसा ही होता है कि जब फिजिकल प्रेजेंस होती है तो वो उसको जो है ना खूब दिखाते हैं। और फिर उसके बाद कहता है ऑर्डिनरी लवर्स डिपेंड ऑन हेविली ऑन फिजिकल प्रेजेंस। जो ऑर्डिनरी लव होता है ना वो फिजिकल प्रेजेंस पर होता है। एंड देयरफॉर, और इसलिए सेपरेशन थ्रीटेंस देयर लव, और इसीलिए जो सेपरेशन होता है उनके प्रेम को, सेपरेशन जो है थ्रीटेंस, डराता है, धमकाता है देयर लव को। जब आपका प्रेम जो है फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड रहेगा तो वो आपको डराएगा, धमकाएगा कि मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये है, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, वो हमेशा थ्रेटन्स करता है, वो आपको हमेशा धमकाता है। इन कंट्रास्ट, उसके जो कंट्रास्ट में वो बताते क्या है, डन क्लेम्स दैट हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ is based on a deeper spiritual union that distance cannot weaken। वो कहता है कि उसकी पत्नी से जो उसका जो है प्रेम था वो डीपर था, आध्यात्मिक मिलन था। that distance cannot weaken, दूरी उसको कमजोर नहीं कर सकती है। their soul are united, उसकी सोल जो है ना, उसकी आत्मा जो है ना यूनाइटेड है as one and separation, as one and separation merely stage their bond without breaking। कहता है कि वो कहता है कि एज वन, अगर उसमें से यूनाइटेड एज वन, एंड सेपरेशन, और जो सेपरेशन है मेरली स्टेज देयर बॉन्ड, उनके बॉन्ड को स्टेज कर देता है विदाउट ब्रेकिंग इट। जैसे सोना है वो बिना टूटे हुए जो है ब्रेक हो जाता है, तो सॉरी बिना टूटे हुए फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से इनका प्रेम है, वो बॉन्ड होता है, जुड़ा हुआ रहेगा विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। आगे क्या कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल कंसीट्स इन द पोएम इज द कंपैरिजन ऑफ देयर सोल टू गोल्ड। ये बात आती है कि अगली जो इसमें सबसे मशहूर जो है फेमस मेटाफिजिकल जो कंसीट देता है, जो इसमें बात दिखाई जाती है, समझ दिखाई जाती है, या एक गर्व या घमंड कहिए कि एक आध्यात्मिक घमंड है। ये एक बहुत अच्छा घमंड होता है। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक घमंड है तो ये एक बहुत अच्छा घमंड है। वो पोएम में दिखाता है। इन इज जो है मेटाफिजिकल कंसीट इन द पोएम इज द कंपैरिजन ऑफ देयर सोल टू द गोल्ड। वो गोल्ड से उसको दिखाता है। जस्ट एज गोल्ड कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, ट्रू लव expands during the separation but remains intact। वो कहता है कि जैसे देखिए मैंने अभी बताया था कि वो मशीन में दिखाते हैं, वो मैंने वो हथौड़े से पीट के जो पतला करते हैं वो मैंने नहीं देखा है। मैं वो मशीन वाला देखा हूं तो मैं मशीन वाला बता रहा था आपको। तो इसमें ये कह रहा है, उसमें ये कह रहा है, बता रहा है कि जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड कैन बी बीटन, उसको कितनों पीटो, इनटू थिन शीट्स, और उसको पीट पीट करके उसे एकदम पतला कर दिया जाता है, लेकिन विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। ट्रू लव एक्सपैंड, ट्रू लव बढ़ जाता है ड्यूरिंग सेपरेशन, सेपरेशन के समय, बट रिमेन्स इंटैक्ट, लेकिन वो बिना इंटैक्ट रहता है, अर्थात उसमें सही सलामत रहता है, उसमें दरारें नहीं आती हैं। प्रेम में अगर अलग भी होते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, सेपरेशन उसका एक्सटेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन वो रहता क्या है, वो सही सलामत रहता है। वो जैसे प्रेम प्रेम ही रहेगा, चाहे वो दूरी से किया जाए, चाहे करीब से किया जाए, चाहे साथ रह के किया जाए, चाहे दूर से किया जाए, प्रेम प्रेम होगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से सोने को कितनों पीट के पतला कर दिया जाए, उस पर हथौड़े मार मार के पतला कर दिया जाए, तो वो सोना सोना ही रहेगा, वो सोना से कोई इतर चीज नहीं बनेगा। आगे देखिए, डन फर्दर
इलस्ट्रेट, और डन फिर आगे कहते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, समझाते हैं, क्या कहते हैं, दिस आइडिया थ्रू द कंपास इमेज, इसको आगे समझाते हैं थ्रू द कंपास। कंपास माने वो जो गोला प्रकार जिससे हम लोग जो है वृत्त खींचते हैं, उससे उसको करते हैं इमेज, वेयर वन लेग रिमेन्स फिक्स्ड व्हाइल द अदर मूव्स इन अ सर्किल। जैसे देखिए वो ऐसे जुड़ा होता है ऊपर से और नीचे से ऐसे फैल जाता है, ऊपर यहाँ जुड़ा रहता है, नीचे से फैल जाता है, तो उसी को कहते हैं, एक कंपास से उसकी तुलना करते हैं इमेज, वेयर वन लेग रिमेन्स फिक्स्ड, ऊपर वाला एक तो जुड़ा रहता है लेकिन जो है फिक्स लेग जो है, और दूसरा जो फिक्स लेग गाइड्स द मूविंग वन, और वही उसको गाइड करता है कि घूमो, किधर तुमको घूमना है, वो घूमता है मूविंग वन, सिंबलाइजिंग लॉयल्टी एंड इमोशनल कनेक्शन, वो जो वफादारी बताता है और इमोशनल कनेक्शन बताता है कि वो आध्यात्मिक रूप से वो कनेक्टेड होते हैं। द पोएम कंक्लूड्स, पोएम का जो अंत होता है, जो पोएम अंत में समाप्त होती है, वो किस प्रकार से समाप्त होती है, विद द असर्शन, किससे, असर्शन से, एक दावे के साथ, एक दृढ़ दावे के साथ, दैट, क्या है वो असर्शन, वो दावा क्या, दैट सेपरेशन एक्चुअली स्ट्रेंथेन्स द ट्रू लव, अगर आप दूर होते हैं तो ट्रू लव जो होता है ना वो उसे ताकत दे देता है। वो एक अंत में ये एक जो दृढ़ दावा करते हैं कि जैसे प्रेम जो होता है वो अगर आप दूर रहते हैं तो वो और ज्यादा मजबूत रहता है। डन फॉरबिड्स मोर्निंग, और डन जो है मना करते हैं मोर्निंग के लिए, विलाप करने के लिए, बिकॉज, क्योंकि ग्रीफ वुड इम्प्लाई वीकनेस, क्योंकि जो दुख होता है ना वो कमजोर बना देता है, इसलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे दूर होते हैं तो उस पर दुख बहुत ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उस पर बहुत ज्यादा दुख करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। मेरा भी सजेशन है कि अगर आपको परिस्थितियों वश आपसे किसी से सेपरेट होना पड़ता है, दूर होना पड़ता है, तो आप उस पर विलाप मत कीजिए, आप उस पे जो है रोना धोना मत कीजिए, बल्कि अपने आप को स्ट्रांगली मजबूत बनाइए और उस प्रेम को जीवित रखिए ताकि आप परेशान न हो। अदरवाइज अगर आप उनसे दूर होते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। तो वही कहता है कि वीकनेस का अर्थ यहाँ पे यही है कि बीमार हो जाना, परेशान हो जाना। तो अगर आप उस पर बहुत ज्यादा दुख शो करते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इंस्टीड ही प्रेजेंट लव एज ए स्टेबल, रैशनल एंड स्पिरिचुअलिटी पावरफुल। वो इंस्टीड, इसके बावजूद भी ही प्रेजेंट्स लव एज ए स्टेबल। वो क्या कहता है, लव जो होता है ना वो स्टेबल होता है, हमेशा जो है सुदृढ़ होता है। और फिर उसके बाद कहता है रैशनल वो होता है, एंड स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, पावरफुल होता है। और आगे क्या कहते हैं, कहते हैं द पोएम अल्टीमेटली सेलिब्रेट्स नेचर लव दैट ट्रांसेंड्स फिजिकल बाउंड्रीज। वो फिर आगे जो अल्टीमेटली सेलिब्रेट्स नेचर, वो फिर उसके बाद जो क्या करते हैं, अल्टीमेटली सेलिब्रेट्स नेचर लव, वो नेचर से प्रेम की बात करते हैं। दैट ट्रांसेंड्स, जो ट्रांसेंड कर देता है, अतिक्रमण कर लेता है, किसको, फिजिकल बाउंड्रीज को, फिजिकल बाउंड्रीज को अतिक्रमण कर लेता है, अर्थात अपने चारों तरफ जो है वो फैल जाता है, उसी को ये यहाँ पे शो करते हैं। इसका हिंदी भी थोड़ा सा मैंने लिखने का प्रयास किया है, इसको देखते रहिएगा। ये इसकी जो समरी है, सारांश है। फिर उसके बाद आइए आपके उपयोगी क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस का आंसर भी है। आप देखिए सबसे पहला जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, राइट एन एस्से ऑन जॉन डन एज अ लव पोएट। जॉन डन एज अ लव पोएट ये लिखना है, और जॉन डन इज अ सुपर्ब इन हिज लव पोएट्री। अपनी लव पोएट्री में जॉन डन बहुत ही सुपर है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के या जो है वीडियो रोक करके देख सकते हैं। उचित होगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के देखें, और क्योंकि अगर आप वीडियो रोक के देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपका एमबी भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस जॉन डन एज ए लिरिक पोएट। लिरिक्स पोएट, जैसे जॉन डन को लिरिक पोएट के फॉर्म में करना है। जॉन डन एलोन ऑफ द इंग्लिश लिरिसिस्ट हैज बीन सक्सेसफुल इन द कैप्चरिंग द डायरेक्टनेस, द फैमिलियर टोन, द रिदम एंड ऑफ स्पीच, substantiate the appropriate
कोटेशंस। तो इन सारी चीज़ों को ये करना है कि उनके जॉन डन जो है एक सक्सेसफुल जो है लिरिसिस्ट हैं, उसको डिस्कस कीजिए और किस तरीके से वो फैमिलियर टून उसमें लाते हैं, किस तरह रिदम लाते हैं, ऑफ स्पीच है, उन सारी चीज़ों को इसमें एप्रोप्रिएट तरीके से कोट करते हुए लिखना है। मैंने इसमें कोट किया है सारी चीज़ों को, आप एक एक करके इसको पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए कोटेशंस जो है उसको कोट किया है मैंने। इसी प्रकार से एक एक चीज़ को, सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाला है। आप इसको अध्ययन कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा मेमोराइज कर लें ताकि आपको परीक्षा में लिखने में आसानी हो, क्योंकि कोट्स जो है एक अलग चीज़ होती है, कोट को मेमोराइज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट फॉर द यूज ऑफ द फेस्ड इमेज इन अ डन्स पोएट्री। डन की पोएट्री में जो फेस्ड इमेज है उस इमेजरी को शो किया गया है। इसमें भी कुछ चीज़ों को लिया है मैंने, कुछ कोट्स डाले हैं, ज़्यादा पोएट्री के कुछ पार्ट को लिया है, इसको भी आप देखिएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है जो है अकाउंट फॉर द यूज ऑफ द ऑब्स्क्यूरिटी इन डन्स पोएट्री। इसको भी देखिए, शानदार तरीके से इसको भी लिखा गया है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपके लिए ये प्रश्न जो है उपयोगी बन जाए। स्क्रीनशॉट को लेकर के इसको एडिट करके बनाइएगा नंबर डाल करके, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा किसका है। ये पांचवा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द यूज ऑफ द अफेक्शन एंड हाइपरबोल्स इन डन्स पोएट्री। जो उन्होंने अफेक्शन दिया है और हाइपरबोल दिया है अपनी पोएट्री में, उसका वर्णन करना है। बहुत सी चीज़ें आपके इसमें पोएट्री में नहीं आई हैं, इसको मैंने अलग अलग तरीके से दे दिया है। देखिए ये हाइपरबोल है, इसमें उन्होंने प्रयोग किया है ना। कभी पोएम्स पढ़ाने का अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जब मैं इन पोएम्स को पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, देखे रहिएगा। इंटीग्रेशन इनटू द मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपको समस्या हो तो इसको ज़रूर कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि अगर आप जो है बीए के इंग्लिश के सिलेबस के अनुसार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं प्रतिदिन एक वीडियो बीए के सिलेबस के अनुसार अपलोड करता हूं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको जो है ये सारे पेपर जो है से रिलेटेड ईयरली जो पेपर आते हैं उसके अनुसार जो क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं और क्वेश्चन को आपको अध्ययन करना है, क्वेश्चन को भी देखना है, जो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने में सहायक होंगे। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल लिट लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो है क्वेश्चन के आंसर सहित आपको वीडियोस मिलते रहें और जो है पोएम, प्लेज या जो है नॉवेल के जो या शॉर्ट स्टोरीज की सारी चीज़ें आपको समय से मिलती रहेंगी। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियोस के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।